नमस्कार दोस्तों, मैं इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का जैसा कि हम लोग चल रहे थे विकास की जो कर रहे थे बस में हमने कल विकास की उसी अवस्था में से आज जो टॉपिक होगा वो होगा शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था के बारे में मैंने आपको जो कल कुछ चीज़ें बता दी थी उसी को मैं आगे लेके इस छोटी सी वीडियो में आपको आया हूँ, जिससे शैशवावस्था के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पेडागोजिकल जितने भी क्वेश्चन शैशवावस्था से बनते हैं वो भी टॉपिक आपके सारे इसमें ही हो जाएंगे। जितने भी यूपी टेट जैसे पेपर में फैक्ट पूछा जाता है वो सारे फैक्ट में आपको इस शैशवावस्था से जुड़े हर एक चीज को लेके मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि हम लोग चल रहे थे को लेके विकास को, तो मैं आपको बता दूं विकास में हम जो पढ़ रहे थे, विकास में हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। हमारा चल रहा था विकास की अवस्था। विकास की अवस्थाओं में आज हमारी जो पहली अवस्था होगी वो होगी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। एक बिल्कुल इन्फेंट बच्चे को माना जाता है शैशवावस्था में, लेकिन जो हरलॉक हैं उन्होंने शैशवावस्था को सिर्फ जन्म से 2 हफ्ते की अवस्था माना था। और रॉस के अनुसार जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन 2 भागों में शैशवावस्था को डिवाइड किया गया है। शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष मानते हैं और जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 से 6 वर्ष के बीच में मानी जाती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शैशवावस्था के बारे में। हमने कल जो थोड़ा सा पढ़ा था शैशवावस्था में विकास, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। शैशवावस्था में विकास हमने पढ़ा। शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे शैशव काल इन्फेंसी जिसको बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष। तो यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि ये बिल्कुल नींव है किसी भी बच्चे को डेवलपमेंट में प्रवेश करने से पहले। जो पहला डेवलपमेंट का स्टेज होता है उसकी जो अवस्था होती है वो सबसे पहली अवस्था ही शैशवावस्था मानी जाती है। इसलिए इन लोगों ने इसको जीवन को प्रभावित करने वाली मनोवैज्ञानिकों ने इसको मानव जीवन का आधार माना है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्राइड का कोटेशन है। उसके बाद शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्द इन और फरी से मिलकर बना है। इनका अर्थ होता है नहीं, फरी का होता है, इनका अर्थ होता है नहीं तथा फरी का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार इन्फेंट का जो मतलब होता है उसका होता है जो बोलने के योग्य नहीं है, उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। जो इन्फेंसी स्टेज होती है, इन्फेंसी स्टेज के बच्चे को जो बोला जाता है वो इन्फेंट बोला जाता है। जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष तक का। और इसलिए तकनीकी दृष्टि से जन्म से 2 वर्ष तक की या 3 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। आज मैं आपको यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता है वो है अपरिपक्वता, मतलब इमेच्योरिटी रहती है। किसी भी काम में वो परिपक्व नहीं हो सकता है। अगर आप उसको ग्लास उठाने को बोलोगे या कोई चीज उठाने को बोलोगे तो वो उतने अच्छी तरीके से आपको उठा के नहीं दे सकता है। उसके हाथ से वो चीज छूट सकती है, मतलब वो कहीं से भी उसको पकड़ सकता है। उसके किसी भी काम में परिपक्वता नहीं आती है, ना ही दिखती है, क्योंकि वो शैशव काल में हो। तो ये जो विशेषता मैं बताता जा रहा हूँ आपको ध्यान से समझते जाना है इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से जो आपको समझ में आएगा उसी से आप लोग वही सोच के पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आश्रितता, आश्रितता का मतलब होता है डिपेंडेंसी, जैसा कि इसमें लिखा है, मतलब वह ज्यादातर अपने कामों के लिए किस पर रहता है डिपेंडेंट, वो अपनी माँ के ऊपर रहता है। उसको जैसे वो खाना आना के लिए या कई सारे कामों के लिए, इवन हर एक काम के लिए वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड ही रहता है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक का बालक इतना कुछ नहीं कर सकता। विशेषताओं के नाम से ही आपको उसकी विशेषताएं पता चलती जाएंगी। जैसे शारीरिक विकास में तीव्रता, हाँ ये जो टॉपिक है ये आपको जरूर ध्यान से समझना है। शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता का मतलब ये हुआ कि जो शैशवावस्था में जो बच्चा प्रवेश करता है उसका शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, और अदर मतलब जैसे बाल्यावस्था में जब जाएगा तो उसका शारीरिक विकास उतनी तेजी नहीं बढ़ेगा जितनी शारीरिक विकास शैशवावस्था में है।
जैसे जन्म से जब आप 1 वर्ष का कंपैरिजन करके देखोगे ना, तो जब जन्म के टाइम पे जितना बच्चा था उससे कहीं अधिक वो 1 वर्ष में हो जाता है। फिर 2 वर्ष बाद थोड़ा सा और बहुत ज्यादा होने दिखने लगता है। इसका मतलब वो शैशवावस्था में सबसे ज्यादा किसमें उसकी ग्रोथ होती है, उसकी शारीरिक वृद्धि होती है सबसे ज्यादा। और उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा कम होती है। उसके बाद जैसे वो किशोरावस्था में जाएगा तो फिर से आपको एकदम से उसकी सारी, जैसे उसका जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो एकदम से सबसे पहले उसकी आवाज बदलेगी, उसके कई सारे ढंग बदलेंगे और उसकी हाइट बढ़ेगी। सबसे ज्यादा शारीरिक विकास किशोरावस्था में, शैशवावस्था में होता है। तो लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा किसमें होता है, शारीरिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था में रहती है। सीखने की तीव्रता, आप उसको कोई भी काम सिखाओगे वो जल्दी से सीखेगा। उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, क्यों कैसे वाले क्वेश्चन वो करने लगता है। आप उसको दिखाओगे बेटा ये कहू 10 बार पूछेगा वो कौन है, ये क्या है, फिर कैसे है, क्यों नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सीखने की तीव्रता भी सबसे ज्यादा रहती है शैशवावस्था में। उसके बाद मानसिक क्षमता में तीव्रता, मानसिक क्षमता में तीव्रता का मतलब यहाँ है उसकी स्मृति से, स्मृति उस बहुत अच्छी हो जाती है शैशवावस्था में। आपने देखा होगा कि अगर उस शैशवावस्था में जो बालक है उसको आपने अगर किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला या आपने उससे कभी किसी को मिलवाया है छोटे में, तो वो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। 5 या 6 वर्ष तक का बालक बहुत जल्दी सीखता है, उसके दिमाग में कई सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे आप उसको कोई भी काम बोलोगे, काम का अगर आपने कोई शब्द उससे बोला है तो वो उसको बार बार दोहराएगा। इसके साथ ही एक और इसकी विशेषता जो रहती है जिसको हम बोलते हैं अनुकरण। वो आपको इमिटेट करेगा, आप जैसा बोलोगे, आप जैसा उसको बोलोगे, ये वो पापा है, वो मम्मी है, वो चाचा है, वो दादी दादी हैं, दीदी हैं, तो वो बार बार बोलेगा। क्या पता एक वर्ड को 10 बार बोले, एक वर्ड को 10 बार बोले। इसी को बोलते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब वो आपको इमिटेट करेगा, जैसा आप करेंगे वो आपके जैसा ही कुछ चीजें करेगा, आपकी नकल करेगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति मैंने आपको समझा दी है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक का व्यवहार ये होता है कि उसका जितना भी बिहेवियर होता है वो उसके मूल प्रवृत्ति पर टिका हुआ होता है। मूल प्रवृत्ति से यहाँ मतलब कुछ ऐसी चीजें जो उसके पास पहले से ही हैं वो उनकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे कि क्रोध, जैसे कि क्रोध, एंगर हो गया, रोना हो गया, इस तरीके की दुख हो गया, सरप्राइज हो गया, इस तरीके की जो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो उस पर पूरा व्यवहार टिका रहता है। जैसे आपने उससे अगर कोई चीज छीन ली तुरंत रोने लगेगा वो आप, तो ये वाला व्यवहार उसका उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। अगर आपने उसको बहुत प्यार से या कोई कार्टून आर्टून बना के अपना चेहरा ऐसा कुछ किया तो वो एकदम से हैप्पी हो जाएगा। तो जैसे रोना हंसना ये जो कुछ इमोशन है वो मूल प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। तो उसका ये सारा व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। आपको समझ में आया मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब क्या हुआ? कि जैसे आपने उससे कोई चीज छीन ली, आपने उसका खाना छीन लिया तो वो तुरंत रोने लगेगा। मतलब रोना, हंसना, फिर एकदम से रूठ जाना और सोना, खाना, इस तरीके की चीजें ही कहलाती हैं मूल प्रवृत्ति वाली। स्वप्रेम की, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्वप्रेम की, स्वप्रेम की भावना उसके अंदर रहती है। स्वप्रेम से मतलब वो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा सब कुछ सही है, आप उससे कोई भी चीज ना तो छीन सकते ना कुछ कर सकते। स्वप्रेम की भावना के बारे में सबसे ज्यादा बात करी है सिगमंड फ्राइड ने। उन्होंने इसको एक वर्ड दिया है और उन्होंने क्या क्या बोला है हम आपको समझाते हैं। जैसे स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, स्वप्रेम की भावना को क्या कहते हैं? ये एक फैक्ट के रूप में आपसे यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। यह अत्यंत प्रबल रूप में रहता है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक यूनानी पौराणिक कथा है, जो एक कोई व्यक्ति था, उसको अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ही ज्यादा प्रेम था। ये बहुत लंबी कहानी है, वो कभी आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन उन्होंने उस कहानी के आधार पर इस बच्चे की जो विशेषता बताई है शैशवावस्था में खासकर, उसको नार्सिसिज्म कहा है, स्वप्रेम की भावना। और ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है उसको लगता वो अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। संवेग का प्रदर्शन, संवेग का प्रदर्शन मतलब यही जो भय क्रोध है, इस तरीके के वो एकदम से डर सकता है, जो मूल प्रवृत्ति पर टिके उसके व्यवहार है, वही संवेग का प्रदर्शन कहलाता है। 2 वर्ष का बच्चा 4 संवेग दर्शा पाता है या 4 संवेगों का उदय हो जाता है 2 वर्ष के बालक में।
कौन कौन है वो 4 संवेग? भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम, ये 4 टाइप के संवेगों का ही विकास शैशवावस्था में हो पाता है, और ये चारों ही उसकी मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग होते हैं। जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिक संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ 2 संवेग बताते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक संवेग राग होता है, दूसरा संवेग द्वेष होता है। आपको जानकारी के लिए याद रखना है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने कितने प्रकार के पूरे जीवन काल में इन्हें 2 संवेग माने हैं, राग और द्वेष। जबकि 2 वर्ष के बालक में 4 टाइप के संवेग होते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। ये आपको समझना है। जैसे इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया, ये उसके संवेग हैं जो उसके चेहरे से पता चल रहे हैं। ये एंग्री वाला है, ये सरप्राइज वाला है, ये वो नेचुरल बच्चा है। देखो हैप्पीनेस में कितना प्यारा लगता है। ये सारे इमोशन है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली जो विशेषता है वो सामाजिक भावना का विकास। जैसे ही बच्चा 2 या 1.5 साल के बाद वो सामाजिक होने लगता है, वो अपने घर के मेंबर्स के साथ खेलना पसंद करने लगता है, वो सबको पहचानने लगता है, वो कुछ एक्टिविटी या कुछ एक्शंस करने लगता है, वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है, या अपनी माँ की बात मानने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, या वो पूरे परिवार या मोहल्ला आस पड़ोस में खेलने जाने भी लगता है, उसको लोग खिलाते हैं, ले जाते हैं, तो यही उसकी सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक भावना का विकास किस अवस्था से शुरू हो जाता है? तो लोगों को लगता है कि सामाजिक भावना का विकास जब बच्चा बाहर निकलेगा, मतलब स्कूल में प्रवेश लेगा, तभी से सामाजिक भावना का विकास होता है। ऐसा नहीं है। तो लोग बाग बाल्यावस्था लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक भावना का विकास शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि वो अपनी माँ, अपने घर के परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस के जो लोग उसको खिला रहे हैं, इन सब चीजों में ही सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। ये एक वर्ड है काम प्रवृत्ति। ये भी सिगमंड फ्राइड ने बताई है कि छोटे बच्चे में शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जिसको लेकर उन्हें कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है। लेकिन अब उन्होंने बताया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन यूपी टेट में सिगमंड फ्राइड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज जो शैशवावस्था में बताई गई है, मैं सारी चीजें आपको लेके आया हूँ। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने माना है कि लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम तथा लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम की भावना का उदय होता है। ये उन्होंने 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बताए थे। लड़के जो हैं वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं शैशवावस्था में, और लड़कियां अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो जो लड़के होते हैं, लड़कों के मात प्रेम को उन्होंने कहा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों के पिता प्रेम को कहा है उन्होंने इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा और ऑडिपस, लड़की इलेक्ट्रा, लड़का ऑडिपस। समझ गए? लड़की इलेक्ट्रा, लड़का ऑडिपस, इस तरीके से याद कर लो, लड़की इलेक्ट्रा और लड़का ऑडिपस। तो लड़के अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होंगे और लड़कियां अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होंगे। ये 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं। तो जब कोई लड़की शैशवावस्था में अपने पिता प्रेम को दिखाएगी तो वो किस कॉम्प्लेक्स में है? वो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में, सॉरी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में। और लड़के यदि मात प्रेम दिखाएंगे तो वो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरीके से। शैशवावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये परिभाषाएं मैंने कुछ आपको पहले बता दी हैं, और कुछ हैं जो आज बता रहा हूं शैशवावस्था के बारे में। जैसे शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है कि वो आगे चल के किस तरीके का हो सकता है, या उसका मानसिक विकास किस तरीके का होगा। बोलते हैं ना, छोटे में वो एक कहावत होती है, लालने के पूत पालने में दिखाई देते हैं। उस तरीके का इसमें अंदाजा लगा के शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये महान मनोवैज्ञानिक एडलर ने कहा है, और ये मैंने आपको कल ही बता दी थी। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध सपनों की हालत में होते हैं। अर्ध सपनों की हालत में होते हैं, ये थार्नडाइक महोदय ने कहा है। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में होते हैं। ये अर्ध स्वप्न वाला कॉन्सेप्ट थार्नडाइक ने दिया है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको डिटेल में जब थार्नडाइक को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि अर्ध स्वप्न से रिलेट कर लेंगे आप थार्नडाइक को। तो 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध सपनों की हालत में रहते हैं, ये कहा है थार्नडाइक ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये बैलेंटाइन ने कहा है। सीखने का आदर्श काल बैलेंटाइन ने कहा है। उसके बाद बालक के
ये जो सबसे अच्छी महत्वपूर्ण कोटेशन है, बालक के हाथ पैर और नेत्र, हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बालक छोटा होता है वो अपने हाथ पैर और आंखों से ही इतने काम कर सकता है, क्योंकि बोलने से उससे कुछ नहीं होगा, बोलता वो है ही नहीं है, बोल सकता ही नहीं है, उतना अच्छा या उतनी सार्थक ध्वनियां उससे नहीं निकलती है, लेकिन वो हाथ पैर और अपनी आंखों से ही जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं वो उसके हाथ पैर और नेत्र होते हैं। ये कहा है रूसो ने। तो फिर से एक बार देख लें आप लोग, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा? एडलर ने। जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्षों में, सिगमंड फ्राइड ने। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने। और उसके बाद अर्ध स्वप्न वाली जो दी है वो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। और उसके प्रारंभिक शिक्षक हाथ पैर और नेत्र होते हैं, ये रूसो ने कहा है। उसके बाद देखो शैशवावस्था में शारीरिक विकास कितना होता है, क्या क्या हो पाता है, मैं आपको समझा। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जन्म से 3 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, तो मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब देखो सबसे पहला जो है शारीरिक वृद्धि में सबसे पहले लंबाई। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर होती है, ये जन्म के समय की है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डला है, बालक जन्म के समय बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं जन्म के समय। ये चीज बदलती रहती है, किसी अवस्था में बालक का विकास बालिका से कम होता है, बालिका का ज्यादा होता है। उसकी जैसे शैशवावस्था की जब पुबर्टी वाली एज चल रही होती तब बालिकाएं ज्यादा जल्दी विकास करती हैं, बालक की अपेक्षा बालिकाएं ज्यादा जल्दी विकास करती हैं। पुबर्टी सबसे जल्दी बालिकाओं में आती है, मेच्योरिटी भी सबसे जल्दी बालिकाओं में आती है, तो वो हम किशोरावस्था में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बताया गया नोट्स है कि बालक जन्म के समय बालक की लंबाई बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर अधिक होती है। प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई 73 सेंटीमीटर होती है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रथम वर्ष की है, पहली साल के अंत की लंबाई है 73 सेंटीमीटर। और जो ये जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई है वो 51 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। जन्म के समय 51 सेंटीमीटर और प्रारंभिक वर्ष के अंत में 73 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने तो यहाँ पे इस बच्चे को पूरा सा बिल्कुल नाप के ही देखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसको पहले से ही आपको बता दिया था, उसको फुटा पे लेटा के मैं पूरा सा नाप के आया हूँ, वो आपके लिए दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद देखो उसका वेट क्या होता है। वेट देखो आपने पढ़ा भी होगा, ये जन्म के समय बालक का भार लगभग 3 किलोग्राम, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा जच्चा 3 किलोग्राम का अगर बच्चा हुआ है तो वो एकदम स्वस्थ माना जाता है। या 7 पौंड, ये 7.2 या 7.3 भी मिलेगा आपको कहीं पे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन 7.2 और 7.3 ये एक ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग घबराइए मत। या तो 7 मिलेगा तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, या ये मिलेगा। मतलब 7, 7.2, 7.3 आप लोग याद रखना, ज्यादातर 7 ही माना जाता है। 7 पौंड होता है बालक का जो वेट होता है, वो जन्म के समय इतना ही होता है, या 3 किलोग्राम। अब है उसका मस्तिष्क, उसका मस्तिष्क होता है ना वो पूरा 1/4, पूरी लंबाई का 1/4 होता है बालक का, जो मस्तिष्क का भार होता है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, वो आपको दिख रहा होगा, उसके शरीर की अपेक्षा उसका सिर आपको बड़ा लगेगा। उसका जितना शरीर है उसकी अपेक्षा आपको उसका सिर बड़ा लगेगा। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होती है, 1/4 होती है, जो के टाइम पे उसकी शरीर की कुल लंबाई का 1/4 उसका मस्तिष्क। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम। और 6 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते बढ़ते हर 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। 6 वर्ष तक के बालक का 1 किलो 250 ग्राम, जन्म के समय 350 ग्राम होता है। ये आपसे फैक्ट है, ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, ये फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और 6 वर्ष तक बढ़ते बढ़ते 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। और इसका जो जन्म के समय भार होता है वो कुल लंबाई का 1/4 होता है मस्तिष्क, जो व्यक्ति के मस्तिष्क भार का 90% होता है। अब देखो जो हड्डियां होती हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 या 270 होती है, 300 या 270 होती है। जब आपको ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो आप इसके साथ जाना, 300 के साथ जाना, और अगर नहीं मिलेंगे
तो 270 के साथ ही जाना। तो ये दोनों ऑप्शन में एक साथ मिलेंगे नहीं, और अगर मिल गए तो आप 300 के साथ जाएंगे, क्योंकि शैशवावस्था में 300 या 270 होती है, लेकिन बाल्यावस्था में और ज्यादा हो जाती है, फिर एग्जैक्ट किशोरावस्था में आ पाती हैं जितनी होती हैं, और बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, लगता है सभी को कि शैशवावस्था में ज्यादा होती है, फिर उससे कम बाल्यावस्था में, फिर एग्जैक्ट पहुंच पाती है किशोरावस्था में। नहीं, शैशवावस्था में होती है पहले, उसके बाद बढ़ती हैं बाल्यावस्था में, उसके बाद एग्जैक्ट पहुंच पाती है किशोरावस्था में। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है बाल्यावस्था में, लेकिन शैशवावस्था में 270 होती हैं या फिर 300 होती हैं। और उसके दांत देखो, लगभग 6 माह में दूध के अस्थायी दांत निकलते हैं। अस्थायी दांत का मतलब ये होता है कि उसके वो दांत एक बार गिरेंगे। जैसे ये बच्चा है, बेचारा इतना खुश है अपने दांतों को देखकर, लेकिन इसको नहीं पता कि इसको पोपला हो जाना है, वो उसके दांत गिर जाएंगे और वो एक पोपल बन जाएंगे। उसके बाद एक वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। दूध के दांतों की संख्या पूछी जाती है तो 20 दांत होते हैं भाई साहब। दूध के दांत से मतलब दूध पी पी के दांत उगाना। खाना खाता ही नहीं है तो दूध पी पी के दांत ही उगा लेता है, वो कोई काम नहीं है उसको, तो वो दांत उगा लेता है। तो दूध के दांत मतलब ये होता है 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत निकल जाते हैं। जब वो 6 वर्ष का होता है तो 1 या 2 दांत उसके स्थायी वाले निकल आते हैं, जो आगे चल के गिरने की कोई भी संभावना नहीं। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है, मतलब तेज, मतलब या तो तेज या स्लो इस तरीके की होती रहती है, अनियमित होती है, मतलब एग्जैक्ट 72 नहीं आ सकती है जन्म के टाइम। तो ये है उसकी हड्डियां, वाला बालक बना दिया है, यहाँ पे हड्डियां सारी हैं उसकी। हड्डियां होती हैं 270 या फिर 300 टोटल हड्डियां होती हैं, 270 या फिर 300 होती हैं। तो ये था हमारा शैशवावस्था में, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। शैशवावस्था में होने वाली जितने भी परिवर्तन थे मैं आपको समझा दिए हैं। शैशवावस्था से अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो भी बचता है वो जब मैं आपके लिए इस टॉपिक से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो उसमें भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।